हौसलों की बस्ती का वो बिंदास बंदा था। वो मर गया पर उसकी आंखों में ख्वाब जिंदा था। उड़ता आसमानों में तो कुछ गजब न था। वो आसमान लेकर उड़ गया ऐसा परिंदा था। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे बीच इसी प्रवास के एक व्यक्तित्व मौजूद हैं, जिन्हें मैं आपके सामने बुलाने जा रहा हूँ। गढ़मुक्तेश्वर के छोटे से गांव से निकलकर उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक सेवा के द्वारा जीडीसी में चयनित होकर आज असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर वो कार्यरत है। लगभग 10-12 सरकारी प्रतियोगिताओं को वो पास कर चुके हैं। मिसाल हैं एकेडमिक्स के और हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत भी हैं। तो आइए आज के हमारे स्पेशल गेस्ट डॉक्टर मनीष कुमार का हम लोग स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मुनीष भाई आपका। थैंक यू सो और मच। ठीक है, तो आप विराजिए। और दोस्तों, ये हमारा पॉडकास्ट का जो सीरीज है, इसमें हम विभिन्न क्षेत्रों के जो सफल व्यक्ति हैं, जो आदर्श है समाज के लिए, उन्हें आप लोगों के बीच लेकर आते हैं। उनके अनुभव, उनकी यात्रा कैसी रही, और वो आप लोगों के लिए निश्चित तौर से एक हौसले का काम करती है। तो आज हमारे बीच में है डॉक्टर प्रोफेसर मनीष कुमार जी, जो धन्यवाद। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मेरठ में वर्तमान में कार्यरत हैं। तो इनका स्वागत करते हैं और आइए इन्हीं से जानते हैं इनके ये इस समय क्या काम कर रहे हैं और इनके विजन, इनकी यात्रा, ये हमारा आज के पॉडकास्ट का विषय रहेगा। और इस बातचीत में आगे हम इनके बारे में जानेंगे। और चलिए स्वागत करते हैं आपका। बहुत बहुत स्वागत है फिर से मनीष भाई। और आज हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दीजिए, आप अभी जी। क्या कर रहे हैं, और फिर हम सवालों का सिलसिला आगे शुरू करें। जी। सबसे पहले आभार और सभी दर्शकों को प्रणाम, आपने ये मौका दिया। मैं जैसा सचिन भाई ने बताया डॉक्टर मुनेश कुमार अभी शहीद मंगल पांडे गवर्नमेंट पीजी कॉलेज माधवपुरम मेरठ में असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के पद पे कार्यरत हूँ। इससे पहले मैं मध्य प्रदेश में शिवपुरी ज़िले में गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के पद पे कार्यरत था। और एकेडमिक्स के कई सारे एग्ज़ाम्स मैंने दिए हैं, जिनमें कुछ में मेरी अच्छी रैंक है और ज़्यादातर क्वालिफ़ाई हुए हैं, उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। अ, अभी हम लोग जी मुनीष भाई, तो ये एक परिचय था एक व्यक्तित्व का जो हमारे बीच है, जिन्होंने बहुत कम उम्र में, और कहना चाहिए कि वन ऑफ द यंगेस्ट प्रोफेसर वी हैव अमंग अस। एक बहुत कम उम्र में आपने उन ऊंचाइयों को हासिल किया है एकेडमिक्स के क्षेत्र की अगर मैं बात करूं। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का एक ऐसा पद है जिसमें काफी मेहनत, काफी संघर्ष, काफी वक्त लगता है, लेकिन आपने बहुत कम समय में और अपने श्रम से उसे हासिल किया है। तो मैं चाहता हूं कि हम चर्चा को शुरू करें। तो सबसे पहले आप मुनीष जी अपने बारे में थोड़ा बताइए। आपकी स्कूलिंग से हम शुरू करते हैं, क्योंकि जो एक पर्वत है उसकी चोटी सभी को दिखाई देती है, लेकिन जहां से वो शुरुआत होती है, मैं चाहता हूं कि हम चर्चा वहीं से करते हैं। और हमारे जितने भी दर्शक हैं ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े हुए हैं, और मेरा ये पूरा विश्वास है कि आज की जो हमारी वार्ता है, न सिर्फ जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आप जीवन में किसी भी प्रतियोगिता की अगर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो मूल, जो कोर, जो एक बेसिक होता है मनीष भाई, वो लगभग समान रहता है। तो आज हम उसी कोर पे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो आप अपने शुरुआती दौर की अगर बात बताएं, कहाँ से, गांव के विषय में, और थोड़ा सा उसके बाद फिर परिवार के विषय में भी, तो आप बताएं थोड़ा दर्शकों को। मेरा गांव गढ़मुक्तेश्वर में जो हापुड़ ज़िले में पड़ता है, एक छोटा सा गांव है नयाबांस बख्तावरपुर के नाम से, जी। जहाँ पे हार्डली अभी भी अखबार पहुँचता है। वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ और मेरी स्कूलिंग गढ़मुक्तेश्वर में हुई। हाई स्कूल और ट्वेल्थ क्लास मैंने डॉक्टर राममनोहर लोहिया स्मारक इंटर कॉलेज गढ़मुक्तेश्वर से किया। उसके बाद बीए किया है मैंने सोशियोलॉजी, इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस में चौधरी महेंद्र सिंह डिग्री कॉलेज गढ़मुक्तेश्वर से। और उसके बाद एमए के लिए एमए पॉलिटिकल साइंस में मैंने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में एडमिशन लिया। वो पूरा किया। एमफिल पॉलिटिकल साइंस यहीं से किया है। और अभी मुझे इसी साल, पिछले साल 2023 में पीएचडी अवार्ड हुई है। तो ये मेरी एकेडमिक यात्रा है आपने स्कूल। बहुत जल्दी से एक बहुत लंबे सफर को जो एक वो बता दिया है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत कम उम्र में जो स्कॉलर रहते हैं, जब हम एमए के दौरान रहते हैं, तो जो पीजी की तरफ जाता है, मेरे ख्याल से उसका जो एक मेन एम रहता है वो नेट की परीक्षा एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। कि कुछ लोग तो ग्रेजुएशन के बाद विभिन्न एग्जाम्स की तैयारी में लग जाते हैं, आईएएस, पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग और तमाम तरीके के एग्जाम। लेकिन मैं ये मानता हूँ जो पीजी करने की तरफ जाता है, तो कहीं ना कहीं वो हायर एजुकेशन में या तो रिसर्च की तरफ जाना चाहता है, या वो पीएचडी, या फिर जॉब की तरफ, असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ जाना चाहता है।
तो दोनों के लिए ही, चाहे वो रिसर्च के क्षेत्र में जाएं, हाँ, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर बने, नेट जेआरएफ का एग्जाम बहुत महत्वपूर्ण होता है। कंपल्सरी। और मुझे अपने श्रोताओं को बताते हुए खुशी हो रही है कि इन्होंने अपने प्रथम प्रयास में ही नेट का, जो मेरे ख्याल से थर्ड सेमेस्टर में हाँ, था, एमए मनीष थर्ड भाई ने वो सेमेस्टर। क्लियर किया। और एमए सेकेंड ईयर, फोर्थ सेमेस्टर हम कह सकते हैं, हुँ, उसमें आपने जेआरएफ की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया। कर अच्छा, मैं शुरुआत करता हूँ, तो जो जहाँ जहाँ से प्रश्न आते रहेंगे हुँ, और हम उन पे विषय पे बात करेंगे, क्योंकि नेट का जिक्र छिड़ गया है और बहुत सारे जो हमारे अभ्यर्थी हैं वो इस उम्मीद से देख रहे होंगे कि हाँ, एक यंगेस्ट प्रोफेसर हमारे बीच हैं, क्योंकि नेट के बाद भी आसान सफर मेरे ख्याल से नहीं, प्रोफेसरशिप तक का जो है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर तक का जो रास्ता है, वो बहुत छोटा लगता है, लेकिन बहुत लंबा, और बहुत ही उसमें हमें मेहनत की जरूरत होती है। बिल्कुल। तो आप हमें ये बताएं सबसे पहले तो, आपकी जो यहाँ पर अनुभव रहा, मतलब आप, क्योंकि आपने बताया जैसे आपकी जो बैचलर डिग्री है, हाँ, जो बीए हुई है, वो एक विद्यालय कॉलेज से हुई, जो हाँ, यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से संबंधित है। संबंधित है। उसके बाद आप कैंपस में आ गए। जी। तो पहला सवाल मेरा ये बनता है, मेरे बहुत सारे दर्शक हैं जो कॉलेजों से, गांव देहात से, हिंदी बेल्ट की हम बात करते हैं, ज्यादातर लोग कॉलेज से जब कैंपस की तरफ आते हुँ। हैं, कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं क्या? और क्या सबके लिए आसान नहीं होता? मुझे लगता है कि कैंपस की सीटें हम जानते हैं कि निश्चित होती हैं, शायद 20 या 30 सीटें हाँ, हमारे पास होती इतने हैं। हाँ, तो आप क्या, मतलब इसमें अपनी यात्रा, अपना अनुभव, और कैसे एक बच्चा गांव से निकलकर उस कॉम्पिटिटिव माहौल में खुद को खड़ा कर पाए और ये विश्वास दिला पाए कि मैं जेआरएफ जैसा एग्जाम या असिस्टेंट प्रोफेसर जैसा एग्जाम को क्लियर करूंगा। तो आप अपनी ग्रेजुएशन मेरा गढ़मुक्तेश्वर से ही है, घर पे रहते हुए मैंने बीए किया और जी, आपने इसको रेखांकित भी किया। ये बहुत सच है कि जब हम एक गाँव से निकल कर के शहर की यात्रा और वो भी मेरठ जैसे शहर की यात्रा करते हैं, तो निश्चित तौर पे एक-एक स्टेप जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, गाँव छूटता है, तो बहुत सारे बदलाव आपकी वेशभूषा के स्तर पे, आपकी भाषा के स्तर पे और तमाम सामाजिक स्तर पे भी, आर्थिक स्तर पे तो ख़ास तौर से ज़्यादातर अभ्यर्थियों के साथ ये रहता है जो पिछड़ी हुई पृष्ठभूमि से हैं, जी, तो तमाम चुनौतियाँ आती हैं। जी, लेकिन अगर आपको कोई अच्छा मेंटर मिल जाए इस बीच, कुछ सीनियर्स अच्छे मिल जाएँ, कुछ आपके प्रोफ़ेसर्स अच्छे मिल जाएँ, जो आपकी प्रतिभा को पहचान लें और उसका समर्थन करें, तो फिर आपके लिए ये रास्ता थोड़ा-सा आसान हो जाता है। बेशक मेहनत आपको करनी है, किताबों के साथ आप ही को जुड़ना है, बैठना भी आपको है किताबों के साथ, लेकिन अगर आपको थोड़ा-सा गाइडेंस मिल जाए, मेंटरशिप मिल जाए, तो ये यात्रा आसान रहती है। मेरी मेरठ यूनिवर्सिटी की जो यात्रा है पिछले कुछ वर्षों की, उसमें एक बड़ा नाम है प्रोफ़ेसर संजीव कुमार शर्मा सर। जी, उन्होंने बहुत शुरुआत से, मैं एमए का विद्यार्थी था और अब मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो तब बहुत शुरुआती ज्ञान भी नहीं था विषय का, तब भी वो भरपूर समर्थन करते थे। इवन हमारी जो ड्रेसिंग सेंस है, उसको भी वो बहुत समर्थन, कई बार कहते थे कि मेरे जैसे कपड़े पहन के आया है। तो जी, ये एक कॉन्फिडेंस देता था हमको कि हाँ, हम भी सर के जैसा कुछ कर सकते हैं और वास्तव में उन्हीं को देख कर के, उनकी जो व्यवहार कुशलता है, मुझे ये लगा कि हाँ, मुझे प्रोफ़ेसरशिप में जाना चाहिए। तो चैलेंजेज़ बेशक हैं, आपको अपनी लैंग्वेज के स्तर पे भी काम करना है, आपको अपनी आर्थिकी को भी देखते हुए चलना है, पैसा आपकी जेब में है, नहीं है। जी। घर अ, से दूर एक अलग माहौल, एक सिक्योरिटी में रहता है बच्चा, जब तक माँ बाप या अपने घर में रहता है, तो उसे एक, मतलब एक सिक्योरिटी रहती है, लेकिन यहाँ उसे सब फैसले खुद लेने हैं। खाने पीने से लेकर तमाम समस्याएं भी रहती हैं। तो जो मुझे समझ में आया आपकी बात से, वो ये है कि अगर व्यक्ति गांव से भी आ रहा है, किसी विद्यालय से भी आ रहा है, तो उसे निराश हताश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक संकल्प और एक ये लेकर आए, कोई विकल्प ना रखे दिमाग में, इस संकल्प के साथ आए कि मुझे भी अपॉर्चुनिटी, अवसर बराबर मिले हुँ, हैं। और क्योंकि आप तो उदाहरण हैं उन लोगों के जी, लिए जो गांव देहात से आते हैं, है ना, और महाविद्यालय से विश्वविद्यालय तक की यात्रा करते हैं, और उस विश्वविद्यालय में पढ़कर बहुत कम उम्र में, मुझे लगता है शायद 1 या 2 साल एकेडमिक्स में बीच में गैप भी शायद ना रहा हो, और आप फिर पढ़ाने भी लग जाते, तो ये अचीवमेंट है, तो मैं आपके लिए बधाई देता हूँ इसके लिए। और एक सीधा प्रश्न मैं करना चाहता हूँ, जो श्रोता हमारे चैनल पर आपको देख रहे हैं, वो एक सवाल जानना चाहते हैं। आज के दौर में सब ये लोग ये कहते हैं कि सरकारी जो जॉब है हाँ, ना, वो बहुत मुश्किल से मिलती है ना। कुछ लोग कहते हैं कि अपना बिजनेस स्टार्ट कर लो, है ना, या और आपको तरीके बताएंगे, या ये कहेंगे भाई कमर कस लो, कंपटीशन ज्यादा है। तमाम तरीके की परेशानियां उसे दिखाई देती हैं, समाज उसे दिखाता है जी, ना। आपने इतनी कम उम्र में लगभग 12 से 15 परीक्षाएं पास की, बहुत अच्छी रैंक से, और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, दोस्तों आपको पता है, जीडीसी यूपी पीएससी के थ्रू हमारा एक एग्जाम होता है, एक स्तरीय एग्जाम होता है। इतनी कम उम्र में आपने सफलता हासिल की। उससे पहले मध्य प्रदेश में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर रहे। प्रदेश के बारे में बाद में जाऊंगा, शिक्षा व्यवस्था वहाँ क्या चैलेंजेस हैं। अभी महत्वपूर्ण सवाल सीधा सीधा ये है, आपके पास ऐसा क्या रामबाण है जो आपने इतने कम समय में 10 से 12 परीक्षाओं को न सिर्फ उन्हें क्लियर किया है, हुँ। बल्कि एक प्रतिष्ठित अंकों के साथ, एक अच्छे सम्मानजनक अंकों के साथ, और आपने जॉब ले ली।
तो मैं चाहता हूँ सीधा आप एक एक रणनीति अगर मैं कहूँ या रामबाण मैं कहूँ हुँ। या पैनेसिया मैं कहूँ, आप क्या सजेस्ट करेंगे हमारे श्रोताओं को? किस तरीके से इस सफलता को पा सकते हैं? कॉम्पिटिशन पिछले समय में बहुत बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। मारामारी है, सीटों की संख्या कम है किसी भी पोस्ट के लिए और अभ्यर्थी ज़्यादा हैं। कई बार अखबारों में भी हम लोग देख रहे हैं कि पीएचडी स्कॉलर्स किसी छोटी पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी ये सच है कि जो सीरियस एस्पिरेंट है, किसी स्पेशल पोस्ट के लिए उनकी संख्या 10% 12% से ज़्यादा नहीं है। तो एक बात तो ये है। जी, दूसरा ये है, जहाँ तक आपने रामबाण की बात कही, तो किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए कुछ निश्चित जो एक एटिकेट्स होते हैं, जो सब अभ्यर्थियों में होना चाहिए। जी, जैसे इनमें सबसे बड़ा एक है कंसिस्टेंसी। आपने तैयारी शुरू की, बहुत से लोग होते हैं जो जब एग्ज़ाम पास में होता है केवल तब तैयारी शुरू करते हैं। तो जी, उनकी बजाय, उनकी तुलना में वो अभ्यर्थी जो लगातार लगा हुआ है, एग्ज़ाम नहीं है, एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आए हैं, ना कोई वैकेंसी आ रही है, तब भी जो बच्चा पढ़ रहा है, जो स्टूडेंट पढ़ रहा है, निश्चित तौर पे वो एग्ज़ाम के समय कम प्रेशर में होता है। और मैं तो हमेशा से ये कह रहा हूँ कि जब एग्ज़ाम ना हो तब आप ज़्यादा सीरियस रहिए, जब एग्ज़ाम पास में हो तब आप थोड़ा-सा रिलैक्स रहिए, तो आपकी सफलता के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है जो मुझे इस प्रश्न के उत्तर में कहनी है। डॉक्टर साहब एक बात यहाँ से आई कि लगातार परिश्रम करें। हम कोई भी एग्ज़ाम उठाकर देखते हैं, तो ये पाते हैं कि जो पास होने वाले अभ्यर्थियों का जो परसेंटेज है, वो बहुमुश्किल 5 से 10% हर एग्ज़ाम का एक कॉमन मैंने बताया। 10% लोगों के लिए ये वीडियो मैं चाहता हूँ कि उपयोगी सभी के लिए, लेकिन जो 90% लोग हैं, जो सफलता नहीं हासिल कर कुछ बहुत किनारे से रुके हैं, हुँ, है ना? तो जो निराशा से निरंतरता आपने कहा ना कंसिस्टेंसी, तो उसे कैसे बनाए रखे एक अभ्यर्थी के जो अभी ये एग्ज़ाम में बैठा है लगातार 1 साल या 2 साल और एक प्रेशर परिवार का जैसे आपने कहा, विभिन्न आर्थिक परिस्थितियों से हम लोग जुड़े होते हैं। ज़्यादातर मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, वो गाँव देहात से आते हैं और मिडल क्लास या लोअर मिडल क्लास और अपर क्लास से भी बिलॉन्ग करते हैं, लेकिन एक प्रेशर हर अभ्यर्थी के दिमाग में, मस्तिष्क में बना रहता है। तो निरंतरता कैसे बनाए रखें? ये एग्ज़ाम मेरा नेट का हुँ, था, नहीं निकला। आने वाले 6 महीने, पहली बात तो आज के समय में जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है डिप्रेशन का, है हुँ, ना? एक प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर और एक प्रेस्टीज हमने खुद भी बना ली है हुँ। अपनी, अपने नज़रों में। आप क्या कहेंगे कि निराशा से निरंतर तक का सफ़र और जब तक बनाए रखना, जब तक उसे वो जॉब या उसकी परीक्षा में सफलता ना मिले। इस बारे में आपने क्या किया? और मेरे दर्शकों को, हमारे चैनल के दर्शकों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? इसमें एक तो ये है कि ये जो चुनौती है, निराश हो जाने की, ये जो मनोभाव है, ये लगभग सब अभ्यर्थियों के साथ है और मैं तो कहता हूँ कि लगभग सभी क्या, सभी अभ्यर्थियों के साथ होता है, कम या ज़्यादा मात्रा में। तो आपकी जो परीक्षा है, एग्ज़ाम से पहले जो आपकी परीक्षा है, वो एक ये भी है कि आप इसको कैसे मेंटेन कर रहे हैं। क्योंकि आप जिस सर्विस में जा रहे हैं, उसमें भी चैलेंजेस कम नहीं है। जी, आपको मल्टी डायमेंशनल होना है, बहुत सारे तरीके के काम करने हैं। टीचिंग जॉब को जब हम आम तौर से देखते थे कि बहुत आसान काम है उसमें, लेकिन आजकल आपको उसमें एडमिनिस्ट्रेशन की भी चीज़ें देखनी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लास से इतर भी देखनी है। तो मैं तो इसको इस रूप में देखता था हमेशा से कि ये एक हमारी मेंटल प्रिपरेशन है कि जो वैरायटी है हमारे थॉट्स की, जब मतलब वो खुद को कामों में मानसिक रूप वैरायटी से में कन्वर्ट तैयार होगी, रखना तो हम पड़ेगा। लोग उसको कैसे मेंटेन करेंगे। तो बिल्कुल, बीच का रास्ता निकालें, बहुत डिप्रेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी एग्ज़ाम में क्वालीफाई कर जाना ही सफलता का एकमात्र पैमाना नहीं है। वो वाह! लोग भी सफल हैं जिन्होंने कोई परीक्षा पास नहीं की, लेकिन जीवन में अच्छा काम किया, आपने पर्यावरण को लेके अगर बहुत निराश अच्छा ना कर हो। दिया, हुँ, जी, तो आप भी सफल हैं। सफलता का पैमाना केवल कोई एग्ज़ाम पास करना नहीं है, इसको भी ध्यान में रखें और किसी कॉम्पिटिशन को जीवन का विषय ना बनाएँ। ये आपकी जीविका चलाने का एक साधन है, लेकिन जीवन इससे बड़ी चीज़ है। जी। डॉक्टर साहब ने कहा जीवन बड़ी चीज़ है और मुझे यहाँ पर किसी शायर की पंक्तियाँ याद आती हैं कि हार जब हार जब होती है, जब हार मान लिया होती है, जाता है। हार होती है जब मान लिया जाता है, जीत होती है जब जब ठान ठान लिया लिया जाता जाता है। है। तो आपने जी। बहुत खूबसूरत तरीके से अपनी यात्रा से इसे साबित किया है कि आप हार ना मानें, निरंतरता बनाए रखें। ये कुंजी के तौर पर एक डॉक्टर साहब ने जो हमें मंत्र दिया है हमारे अभ्यर्थियों को, एक तो निरंतरता बहुत ज़रूरी है। उससे पहले इन्होंने कहा था कि आप किसी भी परिवेश, किसी भी परिस्थिति से आ सकते हैं। एक चीज़ आपके साथ हमेशा रहनी चाहिए, वो है आत्मविश्वास। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, डॉक्टर साहब ने जैसा कहा। दूसरी निरंतरता, है ना? तो डॉक्टर साहब अब सीधे विषय की तरफ मैं फ़ोकस करना चाहूँगा। आपका विषय पॉलिटिकल साइंस रहा है, जी। ठीक है? और फर्स्ट पेपर सभी व्यक्तियों का, सभी स्टूडेंट्स का कॉमन रहता है, ह्यूमैनिटीज़ वाले जितने भी हमारे हुँ, जो व्यूअर्स ये सब देख रहे हैं। तो आप ये बताएँ कि पॉलिटिकल साइंस पे चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। पहले आप ये हुँ। बताएँ कि फर्स्ट पेपर में आपने कैसे तैयारी की और फर्स्ट पेपर का योगदान कितना है? क्या मैं सब्जेक्ट पढ़कर ही नेट जेआरएफ निकाल सकता हूँ?
और आगे मैं प्रोफेसर बन सकता हूँ, या क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसा देखा है, हम्म, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इवन मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो इंग्लिश में भी ऐसा रहता है कि हमारी इंग्लिश पे पकड़ बहुत अच्छी है, हम्म, फर्स्ट पेपर पर हम टेक्निकली उतने साउंड नहीं है, उतना हम्म। अच्छा मैंने पहले नहीं पढ़ा या उसके हिसाब से नहीं देखा था। तो फर्स्ट पेपर की भूमिका आप क्या देखते हैं, और इसमें कितना बच्चों को मेहनत या कितने फोकस करना अच्छा। चाहिए, किस तरीके? जब आप प्रोफेसर बन रहे हैं तो प्रोफेसर का काम केवल टीचिंग का नहीं है, एक तो ये जी। है। तो दो काम हैं, एक तो टीचिंग है और उसी के पैरेलल उसी इम्पोर्टेंस का, बल्कि ज़्यादा इम्पोर्टेंस का एक काम है रिसर्च। और ये जो फर्स्ट पेपर है नेट जेआरएफ का, इसको डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया है ताकि आपकी टीचिंग एबिलिटी और रिसर्च एप्टीट्यूड का टेस्ट हो सके। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यदि आप इसको स्किप करके जी। आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब में चले भी जाते हैं तो आपका करियर बहुत ब्राइट नहीं होने वाला है। तो इसको तो आप एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लें, एक प्री प्रिपरेशन के रूप में लें कि आपको प्रोफेसर बनना है तो आपको टीचिंग वाला पार्ट भी देखना है और आपको रिसर्च वाला पार्ट भी देखना है। आपकी बेसिक आईक्यू का टेस्ट है ये। जब हम एग्जाम दे रहे थे तो तब एक बात ये थी कि 6 महीने में एक बार होता था और चूंकि एक साथ सबका एग्जाम होता था जी। तो फर्स्ट पेपर एक ही होता था, एक जनरेट होता था। अभी क्या हुआ है, 6-7 दिन तक लगातार एग्जाम चलते हैं तो खूब सारे फर्स्ट पेपर्स हमारे पास होते हैं। इसका एक बढ़िया तरीका है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाएं जी। और उसमें जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है उसको एनालिसिस कर लें, किस सेक्शन से किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और फर्स्ट पेपर के मामले में तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें रिपीटेशन की भी संभावनाएं काफ़ी हैं, जी। क्योंकि एक ही साल में 10, 12, 14 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का एक पूरा बंडल बन जा रहा है। तो उसको उठाएं। केवीएस मदान की एक किताब है जो पियर्सन पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें से सवाल बन रहे हैं ज़्यादातर, लेकिन वो एक कंप्लीट गाइड के रूप में है जो आपको उस पेपर की नेचर से और उसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उससे परिचित करा देगी। आप थोड़ा सा रीजनिंग जानते हो, आप थोड़ा डेटा इंटरप्रिटेशन जानते हो, थोड़ा सा कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के बारे में आपको जानकारी हो, थोड़ा सा हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में, थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में। माने वही सब चीज़ें हैं जो एक प्रोफेसर को आगे पढ़ानी है और उनसे रूबरू रहना है। तो डॉक्टर साहब, आपने जो बात बताई उसमें ये एक मेंटली प्रिपेयर रहना है जी। कि आने वाले जो समय में आप चाहे रिसर्च करें, तो फर्स्ट पेपर में वो रिसर्च एनालिटिकल का भी पार्ट होता है ना? टीचिंग एप्टीट्यूड भी उसका एक हिस्सा है। तो फर्स्ट पेपर को अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन जो आपने फोकस किया इंटेलिजेंट स्टडी है ना, आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि वो किसी भी आपका बैकग्राउंड किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन फर्स्ट पेपर में एक साधारण जो आईक्यू, एक हुँ। जो रिक्वायर्ड है एक प्रोफेसर से, उतने भर की जांच होती है, तो फर्स्ट पेपर का हुआ ना बनाया जाए, बिल्कुल, बिल्कुल एक नहीं, तो ये बिल्कुल नहीं, बात बिल्कुल नहीं। आपकी बातों से निकल कर आ रही है। और अच्छा, अब बिल्कुल एक ट्रिकी क्वेश्चन भी नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत एक्साइटेड करता है बच्चों को। आपके खुद के कितने मार्क्स आए थे जब आपने जेआरएफ निकाला फर्स्ट पेपर में, है ना? बिल्कुल। और उस समय आपने जो किताबें पढ़ी हैं, अगर उसमें से किसी एक दो का चर्चा करना हुँ। चाहें, या स्ट्रेटेजी के बारे में, सिर्फ मैं मार्क्स पूछना चाह रहा हूँ अभी फर्स्ट पेपर के बारे में, कि आपने उसे किस तरीके से देखा? बिल्कुल, 2 बार 3 बार मैंने नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम दिया है। जी। तो एक बार मेरे 32 उसमें क्वेश्चंस थे, फर्स्ट अटेम्प्ट में। 66 मार्क्स कह सकते हैं। ठीक है। और एक बार 35 क्वेश्चंस थे, एक अच्छा यानी स्कोर है ये। 70, जी। जी। लगभग सम्मानजनक सा है, जी। बहुत अच्छा नहीं है। जी। जी। इतना रहा है। ठीक है। हाँ, तो सेकंड पेपर मेरा बहुत अच्छा था। तो सेकंड पेपर में मैं लगभग जैसे पीडीएफ आती थी, रैंक तो नहीं आती थी उस समय नेट जेआरएफ में, अभी जी। भी शायद रैंक नहीं आती है, जी। लेकिन जी। पूरा पीडीएफ आता था। तो हम्म। हमने उसको 1-2 दिन बैठ के कैलकुलेट किया तो मैं लगभग टॉप 10 में रहा हूँ अपने सब्जेक्ट वाले पेपर में। उस ठीक समय है। बल्कि 2 पेपर हुआ करते थे, चलिए, सेकंड फर्स्ट पेपर पेपर और के थर्ड बारे में पेपर थोड़ा में। बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, उसके सेकंड पेपर के बारे में मैं पूछ। अच्छा, तो फर्स्ट पेपर के बारे में आपने एक पुस्तक का नाम लिया, कि पियर्सन पब्लिकेशन, हाँ। और इस तरीके की एक दो किताबें और भी मार्केट में होंगी, हुँ, तो आप उनसे सहयोग लेकर सबसे पहले आप सिलेबस वगैरह का एक जानकारी बिल्कुल। लेकर उस पर मेहनत करेंगे, तो इजीली आप उसे अपने अपना एक प्लस पॉइंट बना सकते हैं। अब जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है वो है द्वितीय प्रश्न पत्र, सेकंड पेपर। अब मेरे ख्याल से पहले शायद 3 पेपर सेकंड थर्ड पेपर होता था, अब हाँ, उन्हें मर्ज करके एक पेपर बना एक दिया गया है। यानी सब्जेक्ट पर अगर कमांड अच्छी है और आपने पेपर में जेआरएफ निकालने के लिए, तो ये जरूरी है कि आप हुँ, फर्स्ट में भी अच्छा स्कोर करें। अच्छा स्कोर। मतलब 30 क्वेश्चन तो एटलीस्ट मेरे ख्याल से, अगर आप जेआरएफ के सोच रहे हैं ना, नेट शायद निकल जाए, लेकिन 30 प्लस का आप करें। और जिस डॉक्टर साहब ने बताया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 32 क्वेश्चन बाद उनका वो बढ़ा लगातार स्कोर भी। और जो विषय चर्चा रही है, विषय पर मेरी पकड़ बहुत मजबूत, यही केंद्रित है प्रश्न। पॉलिटिकल साइंस बच्चे हैं, बहुत आशाओं की निगाहों से आपकी तरफ देख रहे हैं कि आपने जो कहा टॉप 10 में लगभग आपका स्कोर रहा। और जेआरएफ है, तो मैं तो ये मानता हूँ कि जो भी जेआरएफ निकाला जी, वो क्रीम है हमारे देश की, है ना? तो नॉर्मल जो स्टूडेंट है वो क्रीमी लेयर में है ना, अपने आप को कैसे देखे, उस कतार में आगे कैसे लेकर आए। सेकंड पेपर के विषय में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पॉलिटिकल साइंस के लिए रामबाण पुस्तकें और स्ट्रेटेजी हुँ, के बारे में मैं बात करूं,
आप पहले ये बताइए कि उसकी जो नींव है या बेसिक्स हैं, हुँ। उसके लिए वो कैसे शुरू करें? फिर हम आगे की कोशिश। बिल्कुल, बेसिक्स का जहाँ तक सवाल है तो सबसे पहले तो जो लोग एकेडमिक्स में आ रहे हैं वो ये मन बना के आएँ कि हमको अपनी पूरी लाइफ में किताबें पढ़नी है, किताबों से किसी न किसी रूप में जुड़ा रहना है। कभी जी, किताब पढ़नी है, कभी किताब ट्रांसलेट करनी है, कभी किताब की ब्रीफिंग करनी है, कभी उसका रिव्यू करना है और कभी लिखनी भी है। तो किताबों से तो आपका पूरी लाइफ का एक टच रहेगा। एक बात जहाँ तक बेसिक्स का सवाल है किसी भी विषय के लिए और ख़ास तौर से जो मानविकी के विषय हैं ह्यूमैनिटीज़ के, जी, उनके लिए एनसीईआरटी 6 से 12 मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ 6 से 12 चूँकि ये जो स्ट्रक्चर है एनसीईआरटीज़ का इस ढंग से डिज़ाइन किया गया है कि जो बच्चे बहुत शुरुआत में हैं अपने विषय की अच्छा शुरुआत में कोई छठी क्लास का बच्चा होगा ये ज़रूरी नहीं है। आपने ग्रेजुएशन किसी दूसरी स्ट्रीम में किया, आप एमए करना चाह रहे हैं दूसरे सब्जेक्ट में, तो आप तो उस सब्जेक्ट के लिए शुरुआती बच्चे हैं। तो आपको एनसीईआरटी से शुरू करना चाहिए बेझिझक। हम भी आज भी जब हमें क्लैरिटी की ज़रूरत होती है तो एनसीईआरटी की तरफ जाते तो हैं। ये बात एक पॉइंट नोट करने वाला है कि डॉक्टर साहब ने एक बात बहुत महत्वपूर्ण की कि आप कब सीरियसली पढ़ना शुरू कर रहे हैं, वो तब से आपका स्टार्ट हो जाता है और उसमें ये ना समझे कि मैं तो एमए कर चुका हूँ कि छठी क्लास की पुस्तक मेरे लिए क्या कर पाएगी। तो डॉक्टर साहब ने खुद कहा कि इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने के बाद आज भी ये एनसीईआरटी पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट जो है जो नोट कर लें मेरे दर्शक जो हैं जो पॉलिटिकल साइंस या अन्य किसी ह्यूमैनिटीज विषय की तरफ देख रहे हैं, तो एनसीईआरटी एक बेस आपका मजबूत करेगा। ये बात हो गई एक तो हमारे बच्चों के लिए। उसके बाद किताबों की ज़िक्र आई, उससे पहले मैं बीच में बात ऐड कर देता हूँ और वो हमारे चैनल पे जो दर्शक देख रहे हैं और डॉक्टर साहब का भी एक चैनल है, उसके बारे में भी चर्चा करूँगा, उनके लिए भी एक अच्छी खबर है। डॉक्टर साहब आपने भी एक पुस्तक पर पिछले दिनों काम किया, बड़ी शिद्दत से मैं देख रहा हूँ आपकी मेहनत पिछले लगभग 1 साल से। एक पुस्तक पर आप काम कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा दर्शकों को बता दें वो क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है और वो कब तक बच्चों के लिए अवेलेबल हो जाएगी? तो और उससे पहले अपने चैनल के बारे में भी थोड़ा उसका लिंक हम दे देंगे, जो भी लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं और कमेंट में हमें बताएँगे कि आपको हमारा इंटरव्यू कैसा लगा है। प्रश्न पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी या अदर सब्जेक्ट के जो भी आपके प्रश्न डॉक्टर साहब से हैं, वो आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। डॉक्टर साहब खुद जवाब देंगे, नहीं दे पाए तो मैं पर्सनली इनके फ़ोन पर उन्हें मैसेज करूँगा और अगर पॉडकास्ट की ज़रूरत पड़ी या कैसे भी मैं आपके उत्तर आप तक उनके ज़रूर पहुँचाऊँगा। डॉक्टर साहब पुस्तक के बारे में थोड़ा-सा बताएँ, हाँ, एक आपकी पुस्तक की और एक सवाल पुस्तक के विषय में ये है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? जी हाँ, तो पहला हम प्रश्न। पॉलिटिकल साइंस के मल्टीपर्पज़ प्रैक्टिस सेट पे काम कर रहे हैं। जब हम नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम दे रहे थे तो उस समय ना घटना चक्र का पॉलिटिकल साइंस मौजूद था जी, और ना ही यूथ कॉम्पिटिशन था। केवल प्रतियोगिता साहित्य और उपकार की किताबें आती थीं और ठीक है। उनमें भी जो क्वेश्चंस में मिस्टेक्स काफ़ी देखने को मिलती थी, एक्सप्लेनेशन कोई ख़ास मौजूद नहीं था। अच्छा उनके केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थे। जी, प्रीवियस ईयर हम एक बार कर लेते हैं, उसके बाद जब हम सब्जेक्ट को पढ़ते हैं या पढ़ रहे होते हैं तो हमें एक ऐसे मानक प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत होती है, जिसको करके हम लोग मेज़र कर सकें, माप सकें कि हम तैयारी के किस स्तर पे पहुँचे हैं। अच्छा, आज मैंने किया, मेरे 50 में से 30 क्वेश्चन्स आए, तो हमको मालूम हुआ। जी। 15 दिन मैंने पढ़ा, 1 महीने मैंने पढ़ा, उसके बाद फिर से अगर हमको मेज़र करना है, तो ऐसे किसी मेज़रिंग स्केल की ज़रूरत मैंने हमेशा से महसूस की पॉलिटिकल साइंस में और हमको वो कहीं नहीं मिला। आज तक भी बाज़ार में मुझे कोई ऐसा प्रैक्टिस सेट पॉलिटिकल साइंस का नहीं यानी दिखा है। आपके जो पिछले 5-10 सालों का अनुभव और जो आपने चैलेंजेस फेस हाँ। किए, उसमें आपने अपना ये सहयोग किया है कि कुछ किताबें, कुछ एक ऐसी किताब मार्केट में आ जाए, तमाम जो डॉक्टर साहब ने भी नाम लिए हैं, वो पुस्तकें भी अवेलेबल हैं, लेकिन उससे कुछ बेहतर मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास इसलिए भी है कि वो डॉक्टर साहब ने प्रूव भी किया है और पिछले 1 साल से मैं इस यात्रा में जुड़ा हुआ हूँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से और मैंने उन्हें देखा है और उस पर काफ़ी काम भी हो रहा है। तो आई होप कि वो पुस्तक जल्दी मार्केट में अवेलेबल भी होगी और सभी के लिए जैसे आपकी यात्रा आपने दूसरों को प्रेरित कर किया अपनी यात्रा से, वो औरों के लिए भी प्रेरणा बनेगी और उससे लोग सफलता हासिल करेंगे। कब तक ये पुस्तक अवेलेबल हो जाएगी आप हमें दर्शकों को बता। ये एक बहुत कठिन सवाल है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो चैनल से जुड़े हुए हैं, बहुत प्यार यानी करते हैं आप और चैनल आपकी को। टीम इस पर काफ़ी मेहनत अ, कर रही है, उसमें कोई गुंजाइश, कोई कोर-कसर बाकी ना रहे, इसके लिए आपको विशेष बधाई है, वरना अमूमन मैंने ये देखा है, हुँ, बहुत सारे मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे पब्लिशर्स ऐसे हैं कि किसी भी एग्ज़ाम का नोटिफ़िकेशन आया और 10 दिन में उसी की किताब यानी मैंने तो ज़्यादातर डॉक्टर साहब आपने भी शायद अनुभव किया हो, फ्रंट पेज चेंज कर देते हैं, हाँ, सिर्फ़ अंदर का मटेरियल वही रहता है। और ये मिसगाइडिंग, मिसलीडिंग चीज़ें मार्केट में बहुत हैं, तो मैं यही चाहूँगा कि आप अच्छे सीनियर्स से या हमारे चैनल से जुड़े हैं, हुँ, तो हम कोशिश यही करते हैं कि आपको बिल्कुल सही मार्गदर्शन आपको मिले। आप किसी भी विषय से हों, आपको सब जानकारी ऑथेंटिक मिलेगी। तो डॉक्टर साहब ने जो कहा कि पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन में। यानी अगर स्टडी मटेरियल ही अच्छा ना हो, यानी योद्धा के पास हथियार ही अगर कमज़ोर हैं, तो लड़ाई में जीतने के चांस उसके आधे पहले ही रह जाते हैं। तो ये बात बहुत स्पष्ट डॉक्टर साहब ने कह दिया, इनकी पुस्तक भी आने वाली है। अच्छा, अपने चैनल का नाम, लिंक हम दे देंगे। थोड़ा-सा उसके विषय में हल्का-सा बता दें कि ताकि जो दर्शक पॉलिटिकल साइंस के आए हैं या फर्स्ट पेपर में जिनकी दिलचस्पी हो, डॉक्टर साहब क्योंकि साहित्य से भी जुड़े रहते हैं,
मोटिवेशनल चीजें इनके चैनल से आती हैं। तो मैं तो अपने सभी जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जो अभ्यर्थी एस्पिरेंट्स हैं और शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं, तो डॉक्टर साहब का बहुत ही खूबसूरत चैनल है पॉलिटिकल साइंस ग्लोसरी, है ना? और उसका मैं लिंक डाल दूंगा। और समय समय पर आपको बहुत अच्छी वीडियो जो कॉलेज में का जो अध्ययन और अध्यापन का काम है, इनकी लाइब्रेरीज और जो मोटिवेशनल स्टोरीज जो आपके लिए बहुत जरूरी है, मैं चाहता हूँ कि आप चाहे 2 चैनल करें, लेकिन वो ऐसे करें कि आपको सही मार्गदर्शन और मोटिवेशन मिलता रहे। तो चैनल के बारे में और चैनल की यात्रा के बारे में थोड़ा सा बता दें कि कब चैनल शुरू किया और क्या रिस्पॉन्स है और बच्चों की क्या अपेक्षाएं इससे जुड़ी रहती हैं, और एक नया बच्चा आपके चैनल से क्यों जुड़े पॉलिटिकल साइंस। ये बहुत प्यारा सवाल है। मैं मध्य प्रदेश में शिवपुरी में ज्वाइन किया था। 25 साल मेरी उम्र पूरी नहीं हुई थी उस समय। तो और जाए हम 2-3-4 महीने लगभग पढ़ाया। अच्छा डॉक्टर साहब, बीच में रोक रहा हूँ मैं, जी। आप इन चीज को बहुत सहजता से कह देते हैं कि 25 साल मेरी उम्र थी, मैंने एमपी में ज्वाइन कर लिया और ये चीजें हैं। तो एक जो भी हमारे सीरियस कैंडिडेट्स इस बात को सुन रहे हैं, इस आत्मविश्वास से बोलने के लिए जो मेहनत चाहिए, जो संघर्ष है, ये जो सीरियसनेस, निरंतरता, कंटिन्यूटी, मैं अपनी तरफ से ये बात दावे से कह सकता हूँ, जो बच्चा अपने आप को डॉक्टर साहब की जगह देखना चाह रहा है आने वाले वर्षों में, तो उनका चैनल आज सब्सक्राइब करें, क्योंकि यात्रा होती है और यात्रा में हम कब सहभागी बन जाते हैं, सहयात्री हो जाते हैं, हमें नहीं पता लगता। और कॉन्शियसली ड्राइव करके वो 100% हमारी सफलता सुनिश्चित करता है। तो डॉक्टर साहब का चैनल, इसलिए मैं कह रहा हूँ, उन्होंने बहुत हल्के में कह दिया मैं 25 साल की उम्र प्रोफेसर बन गया, इसके पीछे उनकी पिछले दशकों की, एक 10 साल तो लगी जाते हैं, सभी पता है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, इवन नेट जेआरएफ की भी कर रहे हैं, उन्हें ही पता है कि 3-4 साल बहुत आम बात हो जाती है अपनी सफलता को हासिल करने के लिए। अगर निर्देशन सही नहीं मिला, तो सही निर्देशन के लिए जाएंगे, तो आप पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताएं थोड़ा। तो चैनल मैं मध्य प्रदेश में ज्वाइन किया था। 2-4-6 महीने हमने पढ़ाया, उसके बाद कोरोना आ गया और जी। हम मध्य प्रदेश में ही लगभग फंस गए। एक कमरा था, कुछ किताबें थी और एक मोबाइल था। वाह, तो ये तो शायद अचानक से दिमाग में सवाल आया, किताबें पहले तो पढ़ी, लेकिन अब पढ़ने के बाद भी पूरी हो गई तो क्या पूरा दिन आपको कमरे में गुजारना है। जी, शुरुआत में तो कोरोना काल में लॉकडाउन बहुत स्ट्रिक्ट था। बड़ा विषम परिस्थितियों से गुजरे हम तो लोग। ये मानिए कि फिर मैंने किताबों का रिव्यू करना शुरू किया। किताबें पढ़ना मेरा हमेशा से शौक रहा, लेकिन जी। उस दौरान रिव्यू करने की एक जो मन में ख्वाहिश जागी और मैंने अपना पहला जो वीडियो अपलोड किया, वो पॉलिटिकल थियरी की बेस्ट बुक्स पे था और आप लोगों ने उसे इतना प्यार दिया कि चैनल वहीं से चल पड़ा। शुरुआत में तो चैनल दौड़ा। जी। फिर हमने बुक रिव्यू करना शुरू किया। फिर स्टूडेंट्स ने डिमांड की कि सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, आपका विषय का समझ भी बहुत अच्छी है, तो आप DEET+B का एग्ज़ाम उस समय होना था और 1 महीना बिल्कुल ऐसा था, ना हम बाहर निकल सकते थे, ना हम कहीं जा सकते थे। तो वहाँ पे मैंने फिर DEET+B के प्रीवियस पेपर पढ़ाना शुरू किया, फिर यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम था उसको पढ़ाया और वहीं से चैनल को आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि वो चल निकला। फिर जब आपने आपके कमेंट्स पढ़ते हैं तो स्वाभाविक है कि बहुत मनोबल बढ़ता है, बहुत उत्साह बढ़ता है। अभी मैं इप्सा की एक कॉन्फ्रेंस में था, भारतीय राजनीति विज्ञान परिषद की, जी। तो वहाँ पे लगभग 1500 लोग थे हम इकट्ठे। मुझे बहुत हैरानी भी हुई। इसका एक वाकया भी मैं आपको अगले इसमें शेयर जी। करूँगा। जी। जी। तो बहुत सारे लोगों ने पहचाना और बहुत सारे लोगों ने सेल्फी के लिए, फ़ोटो के लिए कहा और मुझे एक एक सेलिब्रिटी फ़ील दी। तो फिर तो वहाँ से आने के बाद तो एकदम मन में ये विचार आया कि हाँ, अब चैनल पे काम करना है और जितने भी देश भर में देश के बाहर भी पॉलिटिकल साइंस के लोग हैं, एक दिन तो एक कमेंट आया था कि सर मैं पाकिस्तान से हूँ और मुझे आपके गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। तो आप मुझे बताएँ कि कौन-सी बुक्स नहीं, मैं वहां पढ़ूँ तो मुझे लग पॉलिटिकल रहा है थियरी ज्यादा पे जरूरत है आप जैसे लोगों की ना? गाइडेंस की। तो ये जो मोटिवेशन है, ये जी। आपके कमेंट से, आपकी शेयरिंग से मिलता है और ये बना रहे आपका प्यार, तो आगे भी बहुत अच्छी चीज़ें चैनल पे आती रहेंगी। दोस्तों, मैं बीच में एक बात फिर से ऐड कर देता हूँ, क्योंकि ये हमारा इंटरव्यू बहुत ज्यादा प्लान्ड इंटरव्यू नहीं है। जी। डॉक्टर, मैं शहर में आया हुआ था और डॉक्टर साहब को मैं तब से जानता हूँ, जब ये स्टूडेंट लाइफ में थे। तो कुछ चीजें मैं इन्हें बिना बताए भी आप लोगों के लिए इनके बारे में बताऊंगा, जो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव होने वाली है। अच्छा, जैसा डॉक्टर साहब ने बोला, मैंने एज ए स्टूडेंट भी इनकी यात्रा को देखा। विनम्रता, निरंतरता जो आज तक बनी हुई है, जो एक व्यक्ति को व्यक्तित्व में बदल देती है, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि चीजें आई, इनका समर्पण ना सिर्फ विषय के लिए, समाज के लिए भी, कि आप एक शिक्षक बनकर समाज को क्या दे सकते हैं। जैसा इन्होंने कहा भी कि जब आप शिक्षक बन जाते हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारियां, हम नेट की परीक्षा इसलिए पास नहीं कर रहे हैं कि एक परीक्षा पास हो जाएगी। आप कल को इस देश के निर्माता बनने वाले हैं, उसमें अपनी भूमिका देने वाले हैं। उसके लिए, इस बात के लिए तैयार रहें कि आपको पूरी उम्र पढ़ना पड़ेगा। ये बात डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी कही। और शुरुआती इन्होंने कहा चैनल का जन्म कैसे हुआ, चैनल अस्तित्व में कैसे आया, क्योंकि पढ़ने का शौक है डॉक्टर साहब को, और जैसे इन्होंने बताया बुक रिव्यू से इन्होंने शुरुआत की। और पाकिस्तान से लोग सलाह मांग रहे थे, उससे बड़ी बात क्या है। तो ऐसे ब्रांड एम्बेसडर की तो हमारे देश को जरूरत है, ठीक है ना, जहाँ लोग वहां तक बात पहुंच रही है। और
सच्चाई की जो रोशनी होती है ना, सच्चाई की जो गूंज है वो पूरी बहुत दूर तक है। मैं मतलब एक बात कही कि हम जो पूरी ईमानदारी से जो कोशिश करते हैं वो एक दिन रंग लाती है, और आपकी कोशिश बहुत उम्दा तरीके से रंग लेकर आई है, ठीक है ना? और वो हमारे लिए, कि मैंने बहुत नज़दीक से देखा है एक स्टूडेंट को एक प्रोफ़ेसर के रूप में, और एक प्रोफ़ेसर से जुड़े हुए स्टूडेंट को फिर से प्रोफ़ेसर बनाने वाले क्रम में आप हैं, इस भूमिका में हैं, और वो पुस्तक भी आ जाएगी। तो जो इंग्लिश में सचिन चौधरी के जितने भी व्यूअर्स हैं, आप नेट की तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट पेपर के लिए, और उससे ज़्यादा जीवन को समझने के लिए, और जो मैंने कहा ना कोर, रामबाण, जो बेसिक्स या आत्मा की हम जो बात करते हैं, आई होप कि आपको ये वीडियो में समझ में भी आ रहा होगा, और पूरा वीडियो देखेंगे तो और चीजें मैं निकालने की कोशिश करूंगा। तो पॉलिटिकल साइंस पर वापस आ जाते हैं। जी। सेकंड पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, उससे पहले एक बात करता हूँ। एक टर्म आजकल बहुत चलती है कि बाइबल ऑफ लिटरेचर, है ना, या एक कोई पुस्तक। मैं आपसे सीधा एक प्रश्न कर रहा हूँ, बहुत लालची होकर, उन अभ्यर्थियों की तरफ से जो बैठे हैं और कंफ्यूज है कहाँ से शुरू करूँ। आपकी नजर में एक पुस्तक पहले, जिसे बाइबल ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जा सकता है, उसे क्यों बच्चों को पढ़ना चाहिए, और वो कौन सी पुस्तक है? सीधा सा सवाल है, तो सीधा सा आप जवाब बच्चों के लिए। अ, ये सबसे कठिन सवाल है जो आपने पूछा नहीं, है मैंने और मैं जानबूझ के पूछा है, कठिन है, और इसका जवाब आप ही दे सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति मेरे पास है जो इसका जवाब दे सकता है, इसलिए मैंने आपसे सवाल। मैं एक किताब का तो एकेडमिक्स में हमेशा से विरोधी रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपने नहीं इतना जी। इतना लपेट के पूछा है कि जवाब देना एक मजबूरी है। तो जहाँ तक इंडियन पॉलिटी का सवाल है, लक्ष्मीकांत की किताब को लोग अक्सर बाइबल कहते हैं राज व्यवस्था की। जी। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो राज व्यवस्था को पॉलिटिकल साइंस का पर्याय मान लेते हैं। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि इंडियन पॉलिटी पॉलिटिकल साइंस का केवल एक पेपर है, और इसके जैसे लगभग 16 पेपर्स पॉलिटिकल साइंस में आपको पढ़ने होते हैं। आप दूसरी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो पेपर्स की संख्या घट बढ़ जाती है। कम से कम 16 आपको पढ़ने हैं, एक बात तो ये है। ठीक है। फिर भी आप जैसे कंपटीशन के पर्पस से अगर मुझसे पूछ रहे हैं, हम्म। तो आरोही पब्लिकेशन की एक किताब आई है राजनीति विज्ञान की, 2 पार्ट्स में। ठीक है। अब वो मुझे लगता है कि कम से कम नेट जेआरएफ की जो नीड है, उसको लार्जली फुलफिल करती है। बाइबल कहना बहुत कठिन काम है हालाँकि, लेकिन फिर भी जो वन ऑफ द बेस्ट है, वो ये है। मतलब जो अ लोग शुरुआती दौर में वो इस पुस्तक पर मतलब मेहनत इसे लेकर शुरुआत कर सकते जो कंपटीशन को थोड़ा-सा देख रहे हैं, नेट जेआरएफ की तरफ जा रहे हैं, हैं। एक जी। तो ये है। और अगर आपको एकेडमिक समझ के लिए, पॉलिटिकल साइंस की एक ऑल राउंडेड समझ के लिए, बहुत शुरुआती समझ के लिए आपको जाना है, तो राजनीति विज्ञान नाम से एक किताब है एडी आशीर्वादम की, जो एस चांद पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वो मैंने उनको रिकमेंड किया, उन्होंने पढ़ा है। और उसकी खास बात ये है कि 12वीं क्लास का बच्चा भी अगर उस किताब को पढ़ रहा है, जी। तो ना तो लैंग्वेज को लेकर के, ना लैंग्वेज के फ्लो को लेकर के, ना ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को लेके कोई शिकायत आज तक उस किताब में नहीं मिली है। तो डॉक्टर साहब ने बताया दो पुस्तकों के बारे में। अच्छा, ये लक्ष्मीकांत के बारे में मैं एक सवाल पूछूंगा। मैं तो अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ, लेकिन जो लक्ष्मीकांत जो पुस्तक है, इसका मार्केट में बहुत ज्यादा चर्चा है। मैं आपसे इसके बारे में ओपिनियन जानना चाहता हूँ, क्या कोई ऐसी पुस्तक है जो इसके बराबर मार्केट में हो, या इसे पढ़ लेने के बाद क्या पढ़ना चाहिए, या इस तक पहुंचने के लिए कुछ पुस्तकें पढ़ी होनी चाहिए? बेस क्लियर है? यानी सीधा सीधा पूछूं तो लक्ष्मीकांत को कैसे पढ़ें आप, मतलब कैसे समझें? पढ़ने की तो बात अलग है, क्योंकि मैंने एक जगह कहीं सुना था कि लक्ष्मीकांत खरीद सब लोग लेते हैं, लेकिन पढ़ कुछ लोग पढ़ते हो। पाते हैं जो पढ़ लेते हैं वो सफल हो जाता है। मैं ऐसा मैंने रिव्यू जो सुने हैं, तो मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ इसके बारे में कि लक्ष्मीकांत अगर आपने खरीद ली है ना, तो वो कैसे पढ़े, और क्या उसके बारे में वो पुस्तक कितनी क्रिटिकल या कितनी उपयोगी उसके आगे वाले आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, और उसकी अपनी बेहतर समझ के लिए कितनी वो रहने वाली? एक तो मुझे जान के हैरानी हो रही है कि आप इंग्लिश में डॉक्टरेट हैं और पॉलिटिकल साइंस की इतनी बेहतर समझ आपको है। नहीं नहीं, आप जैसे विद्वानों का साथ रहता है तो चीजें थोड़ी सी बता रहती है। डॉक्टर साहब, बस आपकी इस फिर पर भी राय स्पष्ट हो जाएगी तो दर्शकों। लक्ष्मीकांत अच्छी किताब है, लेकिन ये कहना कि एकमात्र अच्छी किताब है, ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जी। एक बहुत अच्छी किताब जो एक बहुत विद्वान लेखक ने लिखी है, एसएम सईद, लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे पॉलिटिकल साइंस के। जी। उन्होंने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के नाम से एक किताब लिखी है। और जहाँ तक लक्ष्मीकांत में कुछ लोग शिकायत करते हैं कि उसमें एक फ्लो नहीं है, एक लय नहीं है। कई लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि प्रलय है एक तरीके से ना। वाह, कुछ लोग छोड़ देते हैं तो मतलब छोड़ शुरू देते में। हैं। जी जी। तो आकर्षण जो है, जो शुरुआती आकर्षण है बच्चे का, जो शुरुआती फ्लो बनना चाहिए इंडियन पॉलिटी को पढ़ते समय, क्योंकि इंडियन पॉलिटी अनुच्छेदों का गट्ठर मात्र नहीं है, उससे बहुत आगे की बात वाह। है। तो ऐसे बच्चे जो लक्ष्मीकांत से उकता जाते हैं, लक्ष्मीकांत जिनको रास नहीं आती है, उनके लिए एसएम सईद की भारतीय राजनीतिक व्यवस्था बिल्कुल एक बहुत शानदार एक ब्रह्मास्त्र किताब है। आपको इंडियन पॉलिटी को उस फ्लो में पढ़ाएगी कि आप कभी नहीं भूलेंगे। तो आप इसको भी ट्राई करें, जो लोग लक्ष्मीकांत से उनकी शैली से कम वाकिफ हैं, या तो उनको उसको कम पसंद करते हैं।
धन्यवाद डॉक्टर साहब। अच्छा, ये ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह जैसे बोलते हैं ना न्यूज़ चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज़ है, मैं चाहूँगा कि ये बड़ी स्पेशल बात इन्होंने कही। सबसे बड़ी बात कि अनुभव बोलता है ना? जब आप खुद गुज़रते हैं एक यात्रा से, डॉक्टर साहब ने खुद बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं और हम क्या करते हैं जब मार्केट में आते हैं तो एक राय सब देते हैं। जैसे कि आपने एक पुस्तक का नाम लिया अभी कि इसमें पॉलिटिकल साइंस वाले सभी पढ़ेंगे, है ना? व्हाट नेक्स्ट? व्हाट सेकंड? क्योंकि प्रथम आने वाले को सब याद रखते हैं। यस। दूसरे की चर्चा कहीं नहीं होती। जो आपने मैं दूसरा या तीसरा क्योंकि अध्ययन और शिक्षा का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पूरे जीवन हम विद्यार्थी बने रहते हैं। अच्छी पुस्तकें हम जितना पढ़ेंगे, उतने ही अच्छे हम अपने क्षेत्र में अपने आप को पाएँगे, देखेंगे, स्टैंड करते हुए देखेंगे। तो डॉक्टर साहब ने एक पुस्तक का नाम जो लिया है, तो जो लोग नए हैं और पॉलिटिकल साइंस में पढ़ चुके हैं, लक्ष्मीकांत को भी पढ़ चुके हैं या उसके साथ भी कुछ और पुस्तक पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि एक पुस्तक तो मुझे नहीं लगता, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा था, एक सिंगल किताब को एकमात्र पुस्तक को कभी बाइबल नहीं कहा जा सकता, जहाँ तक एजुकेशन का मामला है हमारा, है ना? तो लक्ष्मीकांत को पढ़ें और जो डॉक्टर साहब ने बताया तो वो पुस्तक आप ज़रूर पढ़ेंगे। अब मैं थोड़ा-सा इसे और आगे ले जाता हूँ। अब लक्ष्मीकांत तक बात हो गई, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग की बात हो गई, आपने कोर्स के बारे में बात की। फिर से वही बात आ जाती है जो रामबाण की हम बात करते हैं। कितना समय एक जो अभ्यर्थी है, जो नेट जेआरएफ का सपना देख रहा है, तो एमए सेकंड ईयर में आ गया यानी एलिजिबल हो गया नेट का एग्जाम फिल करने के लिए, अपीयर होने के लिए। कितना समय मानते हैं, कितना समय देना है? कितनी पुस्तकें आपके हिसाब से? कि आपका अपना खुद का एक अनुभव है और ये हमारा सौभाग्य है कि एक ऐसा व्यक्ति जो एक अच्छे पद पर पहुँचने के बाद भी खुले विचारों से, बिना किसी मतलब लालच के, बिना किसी दाग लपेट के सीधा आपसे बात करता है, जो एक पुस्तक और अपनी पूरी यात्रा को आपके सामने रख रहा है। तो ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है, आप हमारे चैनल पर आए हैं। तो मैं चाहता हूँ मैं इस अवसर का लाभ उठा लूँ और जितनी चीज़ें आपसे अपने जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए ले सकूँ, तो वो चर्चा में बनी रहे। तो मैं चाहता हूँ ये बताएँ कि नेट निकालना है मुझे, जेआरएफ निकालना है, मैं पॉलिटिकल साइंस का अभ्यर्थी हूँ, आपके पास आया हूँ, मेरे लिए क्या सजेशन? बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, तो मैं उनसे पहला सवाल अक्सर ये करता हूँ कि आपने एमए किस ढंग से किया है? एमए यदि जी, आपने प्राइवेट किया है, क्लासेस अटेंड नहीं किए हैं, आपने किताबों से नहीं पढ़ा है, तो आपका स्टैंड अलग है और अगर आपने एमए रेगुलर क्लास लेकर के कुछ किताबें साथ लेकर के किया है, तो आपकी यात्रा थोड़ी आसान हो जाती है। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपने एमए हल्के मन से भी कर लिया, तब आप नहीं कर सकते। चूँकि आप ये जानते हैं अच्छे से, आपने तो किया भी है जी। कि नेट और जेआरएफ एकेडमिक्स का सबसे कठिन एग्ज़ाम है बिल्कुल, बिल्कुल, आज और भी वो अपने जी, सब्जेक्ट के मामले में अगर देखें तो ये यूपीएससी से भी कई बार टफ आता है। बहुत डेप्थ में तो पहुँचा है। ऐसे में आपको विषय की एक डेप्थ में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आपका नेट हो जाए, लेकिन आपने अपने शुरुआती बातचीत में ज़िक्र किया था कि ने दुनिया नेट से आगे शुरू होती है। जब आप असिस्टेंट जी, प्रोफ़ेसर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप ये सोचें कि वहाँ पे तो सब एस्पिरेंट्स वो हैं जो या तो नेट हैं या फिर जेआरएफ हैं। यानी योद्धाओं की टक्कर है। योद्धाओं की टक्कर है। जी, जी, तो वो जो जमात है, उससे आपकी टक्कर होगी। मैं तो उससे भी बियॉन्ड सोचता हूँ हमेशा से वाह! इस रूप में कि जब आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हो भी जाएँगे, तब भी तो आप एक जमात में होंगे, एक ही एक है, पूरा एक ग्रुप ही होगा। अवसर, एक ही तो अवसर। उनमें आप सबसे बेहतर कैसे करेंगे? अगर आप शुरुआत से सोच के चल रहे हैं, विषय को इस ढंग से पढ़ रहे हैं, तो आपका परफ़ॉर्मेंस निश्चित तौर पे बेहतर होगा। एक औसत आईक्यू का बच्चा, मैं एक्सीलेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। एक्सीलेंट 1 दिन में, 1 महीने, 1 साल में कभी भी कर सकता है। जी, लेकिन एक औसत आईक्यू का बच्चा जो लगातार लगभग 6 घंटे पढ़ता है, औसतन 6 घंटे, तो वो लगभग 8 से 12 महीने के दायरे में सब्जेक्ट को अगर ठीक से पढ़ ले, तो सब्जेक्ट की एक अच्छी नॉलेज हो जाती है। नेट जेआरएफ हो जाना भी अपने आप में इस बात का पर्याप्त सबूत नहीं है कि आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज बहुत डेप्थ में चली गई है। जी। लेकिन हाँ, एक ओवरऑल जो बेसिक नॉलेज होती है, वो ज़रूर आपको हो जाएगी इतने समय में। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि जब आप तैयारी के लिए आ रहे हैं, तो एक मेंटली प्रिपेयर प्रिपेयर कर लें खुद को कि लगभग 1 वर्ष और जो कि डॉक्टर साहब ने खुद बताया अपनी यात्रा में, आज भी पढ़ रहे हैं किताब, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो यानी यात्रा तो ये आपको निर्माण से निर्वाण की तरफ की है ना? बिल्कुल। ये कभी यात्रा खत्म नहीं होने वाली है ना? लेकिन अगर आप अपने आप को एक वर्दी, है ना? एक आप कैंडिडेट साबित करना चाहते हैं, एक योग्य अगर आप अपने आप को एक अभ्यर्थी साबित करना चाहते हैं, तो शुरुआत में आप 1 वर्ष का समय मान लें कि 1 साल मुझे पढ़ना है हुँ, और 6 घंटे से जैसे 5 से 6 घंटे सामान्य अभ्यर्थी शुरू कर सकता है और स्टूडेंट लाइफ में इतना उसे पढ़ लेना चाहिए अगर वो आज के इस जो प्रतिस्पर्धा का जो दौर है, अगर उसमें वो अपने आप को एक अच्छी जगह, सिक्योर जगह देखना चाहता है। नहीं तो ऐसा होता है कि हम कई बार बहुत सीरियस जैसे अभ्यर्थी फर्स्ट पेपर को थोड़ा नेगलेक्ट कर देते हैं, हुँ, तो वो थोड़ा नेट या जेआरएफ से किनारे पे बिल्कुल जाकर उनकी गाड़ी रुक जाती है। तो डॉक्टर साहब एकेडमिक्स की चर्चा हो गई है, जी, जॉब की चर्चा होगी, उससे इतर थोड़ा-सा मैं एक बात पूछना चाहता जी। हूँ आपसे। पहला एक सवाल है कि मैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना चाहता हूँ। हुँ,
कितनी सैलरी मिलेगी, और ये बड़ा एक प्रश्न रहता है कि कितना, मतलब अमाउंट जो मेरा फर्स्ट अमाउंट आएगा। अच्छा, उससे पहले एक सवाल, जब आपकी फर्स्ट सैलरी आई होगी है ना, पहले अमाउंट आप डिस्क्लोज कर देना बाद में, ये बताइए जब आप मध्य प्रदेश में आप पहली बार प्रोफेसर बने, और वो सैलरी स्लिप, अब तो पहले तो शायद हाथ में सैलरी मिलती होगी हमारे पिताजी के टाइम, अब तो अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है, लेकिन वो जो मैसेज आता है ना, जी। जब अकाउंट क्रेडिटेड है ना, तो वो जब आया, वो जो घंटी बजी, वो जो मैसेज आया, वो खुशी कैसी थी, और उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। पहले मैं सैलरी का बता देता हूँ। जी। इस समय यूपी में जो स्टेटस है सैलरी का, तो 57,700 असिस्टेंट प्रोफेसर की बेसिक सैलरी है, जो पूरे देश में सभी यूनिवर्सिटी, सभी कॉलेजेस में जहाँ भी आप जिस पोजीशन असिस्टेंट प्रोफेसर में हैं, तो ये बेसिक बराबर है। इसके बाद इस समय 46% डीए यानी कि महंगाई भत्ता आपको मिल रहा है ठीक है, बेसिक का। ठीक है। और शहरों के हिसाब से आपको एचआरए मिलता है। मेरठ में और जो ए ग्रेड के सिटीज़ हैं, उनमें 6300 एचआरए है एक असिस्टेंट प्रोफेसर का। ठीक है, वो थोड़ा तो डिफरेंस। ये लगभग 57,700, 26-27,000 मेरे डीए जैसे और नॉर्मल व्यक्ति को तरीके। मोटा पाटी कुल बता दो कि इतनी बड़ी गड्डी पहले महीने आ जाएगी हमारे यहाँ। आपको अगर ग्रॉस सैलरी देखनी है तो 80 प्लस बैठेगी, और इन हैंड 76 या 75,000 के आसपास तो आपको बहुत मिल बड़ा जाएगा। अमाउंट है। चलिए, डॉक्टर साहब ने बड़ी सहजता से कह दिया 70-80 हज़ार रुपए। तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, एंड आई होप कि आप मेहनत करेंगे, और ये जो आप जो हमारी यात्रा है, जो बातचीत है, जो बहुत सिंपल हमने नाम रख दिया अपने पॉडकास्ट का, बातचीत। इस बातचीत में जीवन, दर्शन, सफलता, असफलता, यात्रा, ये हमारा फोकस रहता है। डॉक्टर साहब ने बहुत, और हम ये भी करते हैं कि बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करें। जैसे डॉक्टर साहब, फिर से एक बार हम थोड़ा सा कंक्लूड करके एक रिपीट करते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी की तरफ आपने बहुत एक कहा कि बेसिक्स हमेशा जी। वही रहते हैं, फिर आपने कहा निरंतरता, फिर आत्मविश्वास के बारे में आपने बात की, फिर जो बड़ी पुस्तकें हैं लक्ष्मीकांत से लेके उनके बारे में आपने चर्चा की, और इस बीच में एक इंपॉर्टेंट चर्चा जो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, मैं डॉक्टर साहब के लिए भी वो कह रहा हूँ कि आप इनके चैनल को एक तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, पॉलिटिकल साइंस ग्लोसरी, ठीक है, जिसपे जो हमारा जो इंग्लिश में सचिन चौधरी के दर्शक हैं, ये जो हमारा पॉडकास्ट है, ये दोनों चैनल पर हम लोग अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आप डॉक्टर साहब के चैनल पर भी जाएं और वहां देखें, और पॉलिटिकल साइंस वालों को तो जाना ही है, और जो किसी भी प्रतिस्पर्धा में आप तैयारी कर रहे हैं, आप, मेरे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, कवि भी हैं, और कुछ जो चिंतक हैं, और प्रोफेसर, एकेडमिशियंस, सब जाएंगे, सबकी प्यास पूरी होगी। ऐसा ऐसा कंटेंट आपको वहां पर मिलने वाला है। तो डॉक्टर साहब, अब यहाँ पर आगे मैं बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपके जो शौक रहे, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है ना, जैसे अब इंटरनेट इसे युग कह देते हैं ना, तो इंटरनेट का दौर है, प्रतिस्पर्धा भी करनी है। मैं ये जानना चाहता हूँ, एक सफल व्यक्ति के क्या शौक होते हैं, तब क्या चीज है जो आपको सफल बना रही है, उस दौरान आप मनोरंजन कैसे कर रहे हैं, और किस तरीके से, कि वो एनर्जी जो चाहिए ना, वो व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर एनर्जी, है ना, और वो चीजें, शौक के बारे में थोड़ा बताएं। रिफ्रेशमेंट, आप अपने माइंड को कैसे रिलैक्स और रिफ्रेश करते मेरे शौक वैसे बड़े शॉकिंग हैं। हैं। जी। एक तो मुझे किताबें पढ़ना और किताबों को अलग-अलग रूपों में पढ़ना। जैसे मैं हमेशा से ये सजेस्ट भी करता रहा हूँ कि किसी भी स्ट्रीम में आप लोग हों, साइंस में, आर्ट्स में, कहीं पर भी, आपको साहित्य से ज़रूर जुड़ना चाहिए। साहित्य आपको संवेदनशील बनाता है और समाज को देखने का आपका जो नज़रिया है, जी। उसे बहुत ब्रॉड करता है। तो एक तो मैं हमेशा से जैसे पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन मेरी शुरुआत लाइब्रेरी में बैठता था, तो शुरू के 1 घंटे, और जब मैं ख़त्म करता था शाम को 8, 9, 10, 11 बजे, तो 1 घंटा, यानी शुरू का 1 घंटा और लास्ट में, मैंने हमेशा लिटरेचर पढ़ा है। मैंने जी। कभी अपने दिन की शुरुआत पॉलिटिकल साइंस पढ़ के नहीं की, और इसी का वाह। परिणाम है कि बहुत सारे साहित्यकारों की 10 प्रतिनिधि कहानियाँ के नाम से किताबें छपी हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उनमें से लगभग हमने ही लगभग पढ़ी है कुछ। ज़्यादातर की कहानियाँ मुझे अभी भी याद है, और बहुत सी कहानियों ने मुझे बहुत यानी इंस्पायर किया है। रिफ्रेशमेंट का जरिया भी आपने पुस्तकों को बना लिया। एक तो ये। यानी एक तरीके से जो हमारा कई बार मोनोटोनी आ जाती है, निरस्ता जिसे हम कहते हैं, एक सब्जेक्ट की किताब पढ़ के निरस्ता आती है, तो हम साहित्य की तरफ जा सकते हैं। साहित्य से थोड़ा सा आपकी जो सोल है उसे भी खुराक मिलेगी, जो आत्मा तृप्त होगी, और आपको ज्ञान भी बढ़ेगा, आपका जो मल्टी डायमेंशन है, इसे विविध आयाम की तरफ आप जाएंगे, तो ये आपका कहना है। एक शौक इसके मेरा लिए आपसे हाँ। बहुत मिलता-जुलता है, वो जी, आपका बोलिए। काम है और मेरा शौक है। नहीं, नहीं, हमारा भी तो बिल्कुल मैं शौक मिलता है। शायरी सुनना बहुत पसंद करता हूँ। जी। शुरुआत से मैंने पहले पढ़ने में के मामले में, और अभी चूँकि पढ़ने का उतना वक़्त शायरी को नहीं मिलता है, तो अभी मैं शायरी अच्छा, सुनता हूँ। सीरियस क्वेश्चन मैं आगे करूंगा, लाइब्रेरी के बारे में आपने बहुत अच्छा वो एक वो क्या है अपने जीवन में, लाइब्रेरी का आपका क्या योगदान रहा, वो पूछूंगा। तो क्योंकि शौक की बात चल पड़ी है, तो अगर कुछ सुनाना चाहें, कुछ याद हो, कुछ फोन में, कुछ डायरी में, कुछ अगर लिखा हो, कुछ अगर एक आध पंक्ति हमारे दर्शकों को आप सुना दें, तो ये थोड़ा सा मुझे लगेगा कि उन्हें भी पता लगे कि सफल जो लोग होते हैं उनके शौक, जैसे कहा कि मेरे शौक बड़े नवाबी हैं, और बहुत अच्छे शौक रखते हैं, ये पढ़ने लिखने का, किताबों का, और क्रिएटिव सोल है। तो आप डॉक्टर साहब अगर कुछ
हाँ, देते मेरा हैं। ये लिखने का जो शौक है, जी, बहुत अच्छा नहीं लिखता हूँ, लेकिन हाँ, जी, जितना भी है वो बिल्कुल। आपसे ही प्रेरित है। मुझे याद है अरे! अम्बेडकर हॉस्टल में हम लोग साथ बैठते थे और वो यादें आपके जब आप लिखते थे तो बड़े बेहतरीन अंदाज में हमने आपको सुना है, और उसी का ही परिणाम भी है कि आप मुझे यहाँ पे इतनी लंबी चर्चा के लिए नहीं, हम लोग बहुत बैठे हैं और मैं प्रेरक चर्चा में अपने बैठा रहे दर्शकों हैं से ना। ये वादा करता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं शायरी में, साहित्य में, जीवन में, दर्शन में, आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर 50 कमेंट मुझे इस पर मिलते हैं तो नेक्स्ट पॉडकास्ट हम उस विषय पे करेंगे, शायरी के बारे अभी में। नए साल पे बहुत सारी शुभकामनाएं लोगों ने दी, लेकिन चूंकि आम आदमी की जो चुनौतियां हैं वो तो वही रहती हैं, प्रश्न भी वही रहते हैं, मुद्दे भी वही रहते हैं। साल नया है, आपको विश कर रहे हैं, आप भी विश कर रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं लोग, तो जी, वहां से मैंने एक गजल लिखने की कोशिश की है। स्वागत है, इरशाद। जी। नई खुशियां बुनेंगे, नए ख्वाब तलाशेंगे, वाह! पुराने सवालों के नए जवाब तलाशेंगे। आहा! साल नया सही मगर हम ऐसे लोग, हुँ, उन्हीं पुराने लोगों में जज्बात तलाशेंगे। क्या बात है! और जो तेरी धुन में बजे, तेरे लहजे से मिले, हुँ, हम इस दफा कोई ऐसा राग तलाशेंगे। हमने तलाशे हैं कायनात के अंधेरे सब, हुँ, अब हमें रोशन करे वो चिराग तलाशेंगे। बहुत खूब। जो हम तलाशेंगे किसी खोए हुए शख्स को, जो हमें तलाशती हो वो आँख तलाशेंगे। वाह! हम सबको पसंद रहे मगर खुद से खफ़ा, हुँ, हम सबको पसंद रहे मगर मगर खुद से खुद से खफ़ा, हम कोई खुद पसंद अंदाज़ तलाशेंगे। बहुत शानदार। ये जो कुछ लोग करते हैं दरकिनार अभी, हुँ, ये जो कुछ लोग करते करते हैं हैं दरकिनार दरकिनार अभी, अभी। देखना तुम कुछ समय बाद तलाशेंगे। वाह! हम जो खोए हैं कहीं ख़यालों की भीड़ में, हुँ, कोई न खोजे घर तो अपने आप तलाशेंगे। बहुत शानदार। हम नई गज़लें लिखेंगे अब के बरस, हुँ, हम अपने हिस्से का गालिब व फ़राज़ तलाशेंगे। बहुत शानदार है, बहुत बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर साहब बहुत ही शानदार, आप तो शायर हो गए। पिछली मुलाकातों में जो मुझे पता लगा आपकी यात्रा बहुत आगे बढ़ गई है एज़ अ शायर, के पुराने सवालों के नए जवाब तलाशेंगे। बहुत ही खूबसूरत, फिलॉसॉफिकल और जैसा होना चाहिए मोटिवेशनल, और नए साल की बधाई भी आपने हमारे दर्शकों को दे दी है, आभार। फिर से दे देते हैं। आई होप कि आपको हमारी ये वार्ता बहुत अच्छी लगेगी और इसमें आपको जीवन के जो भी सवाल हैं उनके जवाब देखने को मिलेंगे। तो डॉक्टर साहब लाइब्रेरी पे सीधा क्वेश्चन करता हूँ। जी। किताबें पढ़ना, लाइब्रेरी की क्या योगदान, आपकी क्या भूमिका रही इसमें? और आपने असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब नेट के टाइम से बता दीजिए, लाइब्रेरी में किस तरीके की कर दिया? बिल्कुल। देखो, लाइब्रेरी 2 तरह की हैं इस समय। इस समय हालाँकि ये चलन ज़्यादा बढ़ा है। एक तो यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरी हैं, कॉलेजेस की लाइब्रेरी हैं, और दूसरी प्राइवेट लाइब्रेरीज़ हैं। तो ज़्यादातर प्राइवेट लाइब्रेरीज़ केवल बैठने का ज़रिया हैं। वो आपको बैठने का एक स्थान देती हैं, पढ़ने का एक माहौल देती हैं। लेकिन यदि आपको स्कॉलिस्टिक विज़न चाहिए, अपने थॉट्स में डाइवर्सिटी चाहिए, अपनी जो इस बोलने चालने की आपका लहज़ा है, उसको आपको रिच करना है, तो आपको यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरीज़ की तरफ रुख करना होगा। मेरा ये सब विश्वास है, और बहुत सीनियर प्रोफ़ेसर्स भी ऐसा कहते हैं। हमारी एक प्रोफ़ेसर थी, अर्च हैं अभी भी, प्रोफ़ेसर अर्चना शर्मा। जी। वो तो ये कहती थी कि आप लाइब्रेरी जाइए और किताबों को बस छू के देखिए, कुछ नहीं करिए, उनका इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिए, इतना काफ़ी है। और इसको हमने प्रैक्टिस किया। हमारे साथ एक ख़ास बात ये भी रही कि टीचर्स ने जैसे कह दिया, हम उसको बहुत शानदार। ब्लाइंडली फ़ॉलो कर लेते थे, जी, और जी। आज देखते हैं कि उसके बहुत अद्भुत परिणाम आए हैं। तो जो भी ऐसे लोग हैं जो थोड़ा स्कॉलिस्टिक विज़न चाहते हैं, दुनिया को किताबों की नज़र से देखना चाहते हैं, और वास्तव में लोग ऐसा कहते हैं कि किताबों की नज़र और व्यावहारिक नज़र अलग है। लेकिन मेरी समझ तो ये है कि किताबों की नज़र से जो लोग दुनिया को देखते हैं, वास्तव में वही सच्ची दुनिया को देखते हैं। बाकी सब तो उथली और आधी-अधूरी दुनिया देख रहे हैं। तो जो लोग ऐसा विज़न चाहते हैं, वो ज़रूर लाइब्रेरीज़ में बैठें, वहाँ पे जितनी किताबें हैं, कम से कम उनके कागज़ों की खुशबू ज़रूर ले लें। एक बात जो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस देती है, मैं मेरठ यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बैठा हूँ लगातार 6-7 जी। साल। तो बहुत सी किताबें ऐसी थीं जो 1979 में खरीदी गईं, और उसके बाद उनको किसी ने खोल के नहीं देखा। वाह! तो कम से कम एक किताब मेरा टारगेट रहता था रोज, मैं नई ऐसी किताब। ओपन करके देखूं, हुँ, जिसके पेज जैसे मैंने पलटे तो गले हुए पेज थे, पेज टूट गया लिटरली। ओह! उनसे जो खुशबू आई, उसने मुझे हुँ। बहुत कॉन्फिडेंस दिया। इसको हमारे सर तो ऐसे कहते थे कि किताबों की जितनी धूल फांकोगे आप लोग, उतना ही आप में मैच्योरिटी किताबों आएगी। को हम एक गुरु के तौर पर भी देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अब हमारे बीच नहीं हैं, उनके विचार पुस्तकों के माध्यम से हमारे बेशक, साथ बेशक, हैं। बेशक, और जीवन में 2 लोगों का बहुत, क्योंकि गुरु की बात आई है और आप बैठे हैं, तो आपने भी शायरी का माहौल छेड़ा है, तो 4 पंक्तियाँ मुझे भी याद आ जाती हैं। और मैं आप ही को इरशाद, समर्पित करता हूँ इरशाद। कि हुनर अर्जुन का यूँ अद्भुत कृष्ण की बदौलत है। हुनर अर्जुन का यूँ वाह! अद्भुत वाह! वाह! कृष्ण की बदौलत है।
उमंग को मिल जाए अनुभव, उसकी सबसे बड़ी दौलत तब है। और भटक रहा है युवा कुशल नेतृत्व के अभाव में, भटक रहा है युवा कुशल कुशल नेतृत्व के के अभाव अभाव में। में, यहाँ सिकंदर तो बहुत हैं, एक अरस्तू की क्या जरूरत है। बात है, क्या यहाँ बात सिकंदर तो है। बहुत हैं, एक अरस्तू की बहुत जरूरत है। खास। तो अब अरस्तू की बात करते हैं, नहीं गुरु की बात की। जैसे अर्चना मैम का आपने नाम लिया, मेरा भी सौभाग्य है कि उनका प्रेम मुझे भी मिला, जबकि मैं दूसरे विभाग में था, क्योंकि डिबेट के सिलसिले में उनसे मुलाकात होती थी और वो हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर संचालिका की भूमिका में आपको होती मैंने थी। अनेक डिबेट्स में देखा जी, है। तो मैंने उन्हें देखा है 5-5, 6-6 बजे ऑफिस में काम करते हुए लगातार। तो जो आपने कहा, ये जीवन एक यात्रा है, संघर्ष है, और ये उम्र भर बना रहता है। और आप गुरु, और किताबों में अगर गुरु ढूंढ लें, इससे बड़ा आपके लिए मार्गदर्शक कोई नहीं है। क्योंकि वही एक बात चल रही थी अभी मनीष भाई से पॉडकास्ट से पहले, कि किसी का एक रील वायरल हो रहा है कि मुझे एग्जाम बता दो, किताब बता दो, और मुझे नहीं कोना वास्तव लिखा में। दो और मैं एग्जाम निकाल दूंगा। वो आत्मविश्वास जब ही आ सकता है जब आपके अंदर वो निरंतरता हो, है ना। एक गाइड आपको मिल गया, अच्छा, किताबें आपको मिल गई हैं, और आप वो हासिल करेंगे, और इसका जीता जागता प्रमाण हमारे बीच बैठे हैं। इसीलिए मैंने विशेष आग्रह किया, तमाम व्यस्तताओं के बीच आज समय निकालकर हमारे साथ आए हैं। और एक दो प्रश्न और मैं चाहूंगा, फिर हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम अपनी बातों को जारी रखेंगे। तो डॉक्टर साहब, लास्ट की तरफ हम जाते हैं, उससे जी। पहले मैं चाहता हूं कि आपने अपनी वीडियोस जो स्पेशल जो चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस का जो गाइडेंस है, वो डॉक्टर साहब के चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम ये डाल देंगे। और कोई भी प्रश्न होगा, आप डायरेक्ट सर के चैनल पर और मेरे चैनल से जैसा आप चाहेंगे, तो सर बेहतर बता पाएंगे। तो सर के चैनल पर जाइए, और आपको पॉडकास्ट कैसा लगा, और आप किस क्षेत्र में और किस विषय में आगे हमसे सुनना जुड़ना चाहते हैं, तो वो हमें जरूर बताइएगा। तो डॉक्टर साहब, लास्ट में फिर मैं आपसे एक दो प्रश्न सीधे सीधे पूछना चाहता जी। हूँ। आप जब यात्रा के बारे में आपने बताया, पुस्तकों के बारे में बताया, और डिटेलिंग में आपके चैनल से लोगों को गाइडेंस मिल जाएगा। अध्यापक बनने के बाद जीवन में क्या परिवर्तन, क्या जिम्मेदारियां आई, और जो आना चाहता है क्षेत्र में उसे, और हमारे जो इंग्लिश में सचिन चौधरी और जी। पॉलिटिकल साइंस ग्लॉसरी, जहाँ से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उन्हें आपका क्या संदेश, क्या बताना चाहते हैं उससे, कि वो क्या विजन लेकर आए, या क्या थॉट लेकर वहां तैयार रहे मेंटली उस चीज। देखिए, एकेडमिक्स में जो लोग आना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल साफ-सुथरा मेरा मत ये है कि टीचर बाय चांस आज तक हम लोग देखते रहे ज़्यादातर मामलों में। जी। टीचर बाय चॉइस जो लोग हैं, उनका मोस्ट वेलकम है, और वही लोग इफ़ेक्टिव भी हैं, वही लोग जनरेशंस को इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं, उनके ऊपर अपना एक इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं। मैं हमेशा से कह रहा हूँ, सक्सेसफुल आदमी वो है जो अपने हिस्से का प्रभाव, पूरी दुनिया को बदलने की बात मैंने कभी नहीं की है, लेकिन अपने हिस्से का कम से कम प्रभाव आप छोड़ के बहुत जाएँ। शानदार बात। जब आप पैदा हुए दुनिया जैसी थी, अगर आप वैसे ही छोड़ के चले गए, तो इसका मतलब दुनिया में आपका वजूद ही नहीं था। तो वाह। अपना वजूद बनाने के लिए, अपने हिस्से का प्रभाव छोड़ने के लिए एकेडमिक्स में आएँ। जो सबसे ऊर्जावान लोग हैं, जिनकी ऊर्जा से जो सामने वाले बैठे स्टूडेंट्स हैं, वो भी ज़िंदा हो उठें, वो भी ज़िंदा दिल हो जाएँ। ऐसे लोगों का टीचिंग में और ख़ास तौर से हायर एजुकेशन में, प्रोफ़ेसरशिप में बहुत रिक्वायरमेंट भी है और बहुत वेलकम भी है। टीचर बाय चांस जहाँ तक हैं, तो ये एक अनफॉर्चुनेट कंडीशन है, और देश के लिए, समाज के लिए ये थोड़ा बिल्कुल। दुर्भाग्यपूर्ण। और वो उतना उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं टीचिंग को ना। टीचिंग में हमेशा से सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट, सबसे ज़्यादा सक्षम और सबसे ज़्यादा ट्रेंड लोगों की ज़रूरत है। जी, वो और पैशन, वो आग लेकर आए। आप अगर, आपको अगर किताबों की खुशबू, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, अगर वो आकर्षित करती है, तो आप शिक्षक बने। अगर आप खड़े होकर लगातार घंटों घंटों लेक्चर पढ़ाते हुए नहीं थकते हैं, तो आप शिक्षक बने। अगर रातों को ये परेशान करता है आपको कि मेरा अभ्यर्थी, मेरा विद्यार्थी परेशान है, तो आप शिक्षक बने। यानी शिक्षा एक जीवन का सिर्फ आमदनी का जरिया नहीं होना चाहिए। आप चाहते हैं कि, जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही, जिंदगी में, जिस दुनिया में आप अगर आए हैं और ऐसे ही अगर इसे छोड़कर चले गए हैं, उसका कोई लाभ नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले चुने अपना इंटरेस्ट का फील्ड और जान लगा दें। और डॉक्टर साहब बैठे हैं, और सब परिस्थितियों से आए, हमने सारी बात की, गढ़मुक्तेश्वर के छोटे से गांव से निकलकर आज उत्तर प्रदेश का जो एक प्रतिष्ठित एक एग्जाम है, और उसके बाद डिग्री कॉलेज में पढ़ाने के बावजूद अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि टीचिंग इज हिज पैशन। और वो चैनल इन्होंने बनाया उसके बावजूद, क्योंकि एक सरकारी नौकरी में हमें पता है कि बहुत एक अच्छा खासा टाइम हमारा उसमें लग जाता है, प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी रहती हैं जो जीडीसी के प्रोफेसर रहते हैं, उसके बावजूद भी चैनल बहुत एक्टिवली काम कर रहा है। और सबसे बड़ा प्रमाण है कि रात का ठंड का मौसम हो ही रहा है और हम लोग साथ बैठे हैं, इसलिए कि समाज में कुछ चेतना आ सके, कुछ जागृति आ सके। और प्रयास है हमारा कुछ इस परिवर्तन में अपना सहयोग करने का। बाकी आप सब लोग बताएंगे। आज का अंतिम प्रश्न है डॉक्टर साहब, जी। विविधता की बात करते हैं।
असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले लोग हैं, तरह-तरह के एग्ज़ाम हैं, आपने तो 10-12 से ज़्यादा एग्ज़ाम क्लियर करे हैं। टीजीटी, पीजीटी, प्राइमरी, नेट अलग-अलग हैं। क्या स्ट्रैटेजी सबकी अलग है? क्या सिलेबस अलग है? पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वाले क्या करें? ऐसा क्या रामबाण आपके हाथों में लग गया कि आपने सारे एग्ज़ाम एक से एक जहाँ बैठ रहे हैं वहाँ सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं? बस मेरे दर्शकों को वो मेन बात बताओ, आज का वो तोहफ़ा रहेगा आपकी तरफ से, कि वो क्या चीज़ है कि अलग-अलग उसमें स्ट्रैटेजी अलग है या सिमिलर है, वही किताबें हैं या बहुत दिक्कतें हैं, उन्हें क्या कैसे आप मोटिवेट करेंगे, कैसे गाइड करेंगे? बिल्कुल। ये बहुत सटीक सवाल है और उतनी सटीकता से मैं कोशिश करूँगा जवाब पहुँचे आप तक। सबसे पहली बात तो ये मैंने शुरुआत में संकेत किया था कि किसी भी कॉम्पिटिशन के कुछ बेसिक एटिकेट्स हैं। जी। आप कंसिस्टेंटली पढ़ें लगातार, अपना धैर्य बनाए रखें। जहाँ तक एकेडमिक के एग्ज़ाम्स की बात है, तो ज़्यादातर मामलों में जो कोर ऑफ द सब्जेक्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट की, अगर आपने उसको डेवलप कर लिया है, आपकी सब्जेक्ट में एक इनसाइट बन गई है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय कितनी बार ऐसा होता है कि आपको 4 ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, एक ऑप्शन ऐसा दिखता है कि हाँ, यही ठीक है। एहतियात के तौर पे आप देख लें, ये अच्छी बात है। तो ऐसी इनसाइट अगर आपकी एक बार बन जाए, तो फिर एकेडमिक में तो सब्जेक्ट का कोई भी एग्ज़ाम आपसे निकलना ही होता है। हमारे कई ऐसे दोस्त हैं जो व्यंग करते थे मुझ पे। अब मुझे बहुत हँसी आती है कभी-कभी उसको जी, सुन कर जी। के नहीं कि होता है मुनीष सब की जगह। तैयारी ऐसी है कि हाँ, उसको तो सोते हुए को उठाओ और एग्ज़ाम में ले जाके बिठा दो, तब भी वो मेरिट में आ जाएगा कहीं न कहीं। वाह! तो ऐसी इनसाइट, उससे बेहतर इनसाइट, चूँकि आज आज हम आपके सामने हैं, आपके जो भी सवाल हैं हम एड्रेस करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो आप हमसे बेहतर करें, हमसे ऊँचा स्कोर करें, यही हमारी सफलता भी है और यही मेरा संदेश भी है। सचिन भाई के बारे में मुझे 2-3 बातें कहनी है। बहुत बहुत उम्दा कवि हैं, बहुत अच्छी गज़लें लिखते हैं, बहुत अच्छी नज़्में भी लिखते हैं। आप नज़्मों के लिए भी, गज़लों के लिए भी, साहित्य की बातचीत के लिए भी, और जैसा चैनल का नाम भी है, इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी इस चैनल को खूब भर-भर के प्यार दें। ऐसी और बातचीत भी मैं खुद भी दूसरे लोगों के साथ हम लोग करेंगे, और आप जैसा-जैसा कमेंट्स में बताते रहेंगे, वैसे-वैसे हम इसको आगे मूव करेंगे। आपने मेरी बात सुनी, सचिन भाई ने इतने प्रेम से, इतने सम्मान से मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। आप सभी को बहुत-बहुत प्रणाम। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत धन्यवाद और दर्शकों आपसे सब जुड़े रहे उसके लिए बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिए। जल्द ही ऐसी ही प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के साथ हम मुलाकात करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद चैनल को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।